एक दिन एक छोटा सा बच्चा बचपन में ही एक सपना देखता है और इस सपने को सच करने के लिए वो एक कड़ी मेहनत करता है। उसका ये छोटा सा सपना था कि वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाए। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का बड़ा बेटा होने की वजह से वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसका ये सपना बड़ा होता चला जा रहा था। अब जैसे ही ये छोटा सा बच्चा अपने सपने को लिए हुए जवान हो जाता है, वैसे ही इस सपने को पूरा करने के लिए वो जी जान लगा देता है और बहुत कड़ी मेहनत करता है। कड़ी मेहनत इतनी ज्यादा होती है कि वो इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लेता है और वो पहुंच जाता है दुबई। दुबई जाने के बाद वो सुपरमार्केट का मालिक बन जाता है और उसको बहुत ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे अमीर बन रहा था और उसका सपना सच हो रहा था। इधर उसकी शादी भी हो चुकी थी और एक बेटा भी पैदा हो चुका था। उसने दुबई से लेकर इंडिया तक अपने बिजनेस को फैलाया और कई सारे प्रॉपर्टी का मालिक बना और करोड़पति बहुत ही जल्दी बन गया अपनी कड़ी मेहनत की वजह से। लेकिन जैसे जैसे उसका बेटा अब बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे अब वो करोड़पति सोच रहा था कि अब मुझे दुबई से इंडिया अपने परिवार के पास जाना है। वो इसी तमन्ना को लिए हुए दुबई से इंडिया तो आ जाता है, लेकिन इंडिया आने के बाद एक दिन एक ऐसी खौफनाक साजिश के चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां से वो जिंदा नहीं बच पाता है। उसकी लाश एक हवन कुंड में दफना दी जाती है और जलाने की कोशिश की जाती है। क्या थी ये पूरी साजिश और क्या है ये कहानी? आज की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है उडुपी नाम के उस शहर से जो कि भारत में आता है। यहाँ पे रहने वाले एक भास्कर शेट्टी नाम के शख्स थे। इस भास्कर शेट्टी का जैसे जैसे बचपना बीतता है, वो बड़ा होता है, वो बहुत ही अच्छा दिमाग से तेज लड़का बनता है और अपने आप को एक सक्षम, एक मजबूत इंसान बनाता है। उसने अपने बिजनेस को इतना बढ़ाया अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से कि उसके कई सारे होटल, कई सारे प्रॉपर्टीज इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी होते हैं। दुबई में जैसे जैसे भास्कर शेट्टी अपने वर्चस्व को स्थापित करने में लगे थे, अपने कामकाज को बढ़ाने में लगे थे, वैसे वैसे ही उनके तमाम जो शौक थे, जो वो बचपन में सपना देखा करते थे अमीर इंसान बनने का, वो सपना अब पूरा होने लगा था। क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे जो दुबई के अंदर हैं वो चेन सिस्टम में सुपरमार्केट्स खोले थे जिसका किराया बहुत अच्छा आता था और इंडिया में भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने खरीदी। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारे होटल्स भी बनाए जहां का रेंट उन्हें बहुत भारी भरकम अमाउंट में मिलता था। अब भास्कर शेट्टी जो है जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे परिवार में इनके अलावा 6 और भाई बहन थे। यानी टोटल 7 भाई बहन भास्कर शेट्टी होते हैं। माँ को लगता है कि बड़ा बेटा अब अपने काम में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ गया है, तो अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। एक अच्छी लड़की को देखकर एक सही समय पर भास्कर शेट्टी की शादी उनके माँ की मर्जी से करवा दी जाती है। भास्कर शेट्टी की पत्नी का नाम होता है राजेश्वरी शेट्टी। राजेश्वरी शेट्टी यूं तो जब शादी हुई थी तो बहुत ही अच्छे से अपने पति का ख्याल रखती थी। जब पति दुबई जाया करते थे तो वो अपने घर के कामों में अपने सास के साथ मग्न रहती थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जैसे जैसे उसको एक बेटा होता है और जब पारिवारिक जीवन में वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है और लंबे डिस्टेंस में अपने रिलेशनशिप में रहने लग जाती है, जब भास्कर शेट्टी जो हैं वो दुबई चले जाते थे तो यहाँ पे राजेश्वरी भारत में काफ़ी अकेली रह जाती थी। ऐसे करते करते वो अपने परिवार का ख्याल भी रख रही थी और अकेलापन भी महसूस कर रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे अब भास्कर शेट्टी का बेटा बड़ा होने लगता है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगती है। अब जब तबीयत खराब रहने लगती है और भास्कर शेट्टी भी नहीं होते हैं अपनी पत्नी राजेश्वरी के साथ, तो वो धीरे धीरे
अपने बेटे को लेकर के काफी मानसिक तनाव में आने लगती है और तरह तरह के उपाय मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा भी करना शुरू कर देती है, जिससे उसे लगता है कि उसका बेटा काफी जल्दी ठीक हो जाएगा। और इसी तरह से वो कई बार ऐसी ऐसी क्रियाएं करवाया करती थी, तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाया करती थी, जिससे कि उन्हें लगता था अगर उनके बच्चे पे कोई बाधा तो हट जाएगी और उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसी क्रम में उन्हें एक बार एक ऐसा शख्स मिलता है जो पेशे से पंडित होता है और तांत्रिक क्रियाएं भी करवाया करता है। इस पंडित का नाम था निरंजन भट्ट। अब धीरे धीरे जैसे जैसे राजेश्वरी निरंजन भट्ट के करीब आ रही थी, और पहले तो वो अपने बेटे को लेकर के चिंता करती थी, उसके लिए पूजा पाठ करवाया करती थी, लेकिन इधर भास्कर सेठी जब दुबई चले जाया करते थे तो राजेश्वरी की नजदीकी जो है वो निरंजन से काफी ज्यादा होने लग रही थी। इस बात का भनक परिवार वालों को भी चल जाता है और ये बात अब दुबई तक भी पहुंच जाती है। जब दुबई में भास्कर सेठी को पता चलता है कि उनकी बीवी एक पंडित के काफी करीब आ रही है, और वो पंडित कोई और नहीं है, निरंजन है, जिसे वो मिले भी हैं कई बार, तब उन्हें पहले तो विश्वास नहीं होता है। इस वजह से उन्होंने कुछ लोगों को अपनी पत्नी के पीछे लगाया था ताकि वो उसकी जासूसी कर सके और पक्का ठोस सबूत उनके पास आए, ताकि वो अपनी पत्नी से जाकर के फिर बात करे कि आखिर माजरा है तो है क्या। इधर भास्कर सेठी अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रहे थे क्योंकि वो अपने बिजनेस को काफी आगे ले जा रहे थे, और इस वजह से उन्हें दुबई में रहना पड़ रहा था। भास्कर सेठी इधर दुबई में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे थे, और इधर दूसरी तरफ जो उनकी पत्नी होती है वो धीरे धीरे पंडित के काफी करीब आने लग जाती है। दोनों में प्रेम संबंध चलना शुरू हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो भास्कर सेठी का बेटा होता है अब वो बड़ा हो चुका था, लगभग 18-20 साल का वो हो चुका था, और उसे भी इस बात की जानकारी थी कि उसकी माँ जो है राजेश्वरी, वो जो पंडित है जो कि कई सारी क्रियाएं पूजा पाठ कराया करता है, निरंजन भट्ट के काफी नजदीक आ चुकी हैं। और इस बात से बेटे को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन परिवार के जो अन्य सदस्य थे उन्हें इस बात से काफी ज्यादा परेशानी होती थी। जब भी भास्कर सेठी की पत्नी से बात करना चाहते थे या उसे समझाना चाहते थे कि राजेश्वरी ये सब कुछ सही नहीं है, तुम ऐसा मत करो, तो वो बहाना बना दिया करती थी या फिर हमेशा ये कह कर टाल दिया करती थी कि इस बात के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। और इसी बात की जानकारी जो भास्कर सेठी हैं उन्हें भी थी कि उनकी पत्नी बिना किसी ठोस सबूत के सच्चाई नहीं बताने वाली है। धीरे धीरे जब निरंजन सेठ, जिस व्यक्ति को भी उनके पत्नी के पीछे सारी चीजों की जानकारी के लिए या फिर एक तरह से कह लीजिए जासूसी के लिए उन्होंने रखा था, वो सारे जब फोटोग्राफ्स या फिर बहुत सारी ऐसे ठोस सबूत ले आते हैं और भास्कर सेठी को दे देते हैं, तब भास्कर सेठी अब तय करते हैं कि उन्हें उनकी पत्नी को संभालने और समझाने के लिए वापस घर लौटना पड़ेगा। ये साल था 2016 का मई की बात है, जब भास्कर सेठी अपने घर वापस आ जाते हैं उडुपी में, और यहीं पे उनका एक होटल था दुर्गा होटल, जिसकी वो देखभाल करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ राजेश्वरी को भी समझाने की कोशिश करते हैं, उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि जो तुम एक पंडित के चक्कर में पड़ी हुई हो, क्या वो बात सही है, क्या उससे तुम्हारी नजदीकी है। लेकिन राजेश्वरी लगातार मना कर रही थी। फिर भी जो सबूत थे वो समझने के लिए काफी थे भास्कर सेठी को कि उनकी पत्नी का अब आचरण सही नहीं है, वो अपने रिलेशन में इतनी ज्यादा पवित्र नहीं है, और जिस वजह से भास्कर सेठी अब अपनी पत्नी से भी अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं और साथ ही अपने बेटे से भी दूरी बना लेते हैं, क्योंकि बेटा भी कहीं ना कहीं माँ के इन सारे कारनामों में साथ देता आ रहा था, कई साल से देता आ रहा था। क्योंकि एक बार भास्कर सेठी को पता चलता है कि उनकी पत्नी जो राजेश्वरी है, जो पंडित है, उसके साथ कोलकाता के किसी मंदिर में गई थी पूजा पाठ करने के लिए, जहां पे नवनीत सेठी जो कि भास्कर सेठी का बेटा था वो भी गया था। और फिर ये कोलकाता से मुंबई आए थे, जहां पे
जो भास्कर सेठी का बेटा है वो अपने कजन के घर रहने चला गया था और किसी होटल में ये जो पंडित है और जो राजेश्वरी है ये दोनों ही अपना एक अच्छा समय बिता रहे थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी एक शादीशुदा जिंदगी में, जो कि भास्कर सेठी को अब उनकी पत्नी की तरफ से अलगाव करने के लिए एक बहुत बड़ी वजह बन गई थी। इस वजह से अब भास्कर सेठी ने सोच लिया था कि वो अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे और अपने बेटे को भी अपने सारी जायदाद से बेदखल कर देंगे। इस वजह से भास्कर सेठी ने एक वकील के द्वारा अपनी जो वसीयतनामा है वो पहले ही लिखवा ली थी। इस वसीयत में लिखा हुआ था कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उनके जितने इंश्योरेंस हैं, जो प्रॉपर्टी इंडिया में है और जो इंडिया के बाहर दुबई में है, उन सब का देख रेख जो है या फिर यूं कह ले उत्तराधिकारी जो है उनके मरने के बाद सीधे उनके माँ के नाम हो जाएगा। और बाय द वे अगर माँ की भी निधन पहले हो जाती है, अगर भास्कर सेठी के बाद उनकी माँ भी नहीं रहती है, तो अब उनके प्रॉपर्टी का जो पूरा वारिस है वो उनकी 3 बहनें और 3 भाई को दे दिया जाएगा। बराबरी के हिस्सों में भाइयों में प्रॉपर्टीज बांट दी जाएगी और 10-10% यानी 30% उनकी बहनों को भी दिया जाएगा, ताकि उनकी सारी जो जायदाद है उन्हें अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने में उनका परिवार मदद कर सके उनके मरने के बाद भी। जब ऐसी वसीयत उन्होंने लिख दी तो इसकी जानकारी अब सीधे राजेश्वरी को और बेटे नवनीत तक पहुंच जाती है। जब ये बात उन्हें पता चलता है तो उन्हें पहले से तो ये मालूम था कि कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आने की वजह ये भी हो सकता है कि भास्कर सेठी अपनी पत्नी और बेटे को जायदाद से बेदखल कर दे, लेकिन ये इतना जल्दी हो जाएगा इन दोनों को मालूम नहीं था या फिर इन्होंने सोचा नहीं था। अब यहीं से शुरुआत होती है खौफनाक साजिश के बुनने की। राजेश्वरी सीधे अपने जो लवर है या फिर यूं कह लीजिए जिससे उसका अवैध संबंध था, जो पंडित था, उसके पास पहुंच जाती है और निरंजन भट्ट जो पंडित था वो एक बहुत ही अच्छा आइडिया देता है राजेश्वरी को कि अगर तुम्हें सारे जायदाद को हासिल करना है तो तुम्हें अपने पति भास्कर सेठी को रास्ते से हटाना होगा, उसे मौत की नींद सुलानी पड़ेगी, तभी ये पूरा जायदाद जो है वो तुम्हारे या तुम्हारे बेटे के नाम हो पाएगा। और इस तरह से राजेश्वरी ने जो बेटा नवनीत था उसको भी अपनी बातों में फंसा लिया और इन्फ्लुएंस कर लिया, जिसकी वजह से बेटा भी अब इस षड्यंत्र में शामिल हो चुका था। वो दिन था जुलाई का लगभग 25-26 तारीख का दिन था, जिस दिन भास्कर सेठी अपने दुर्गा होटल में जाते हैं और लगभग 3 बजे घर आने के लिए वहां से निकलते हैं। जैसे ही वो घर आने के लिए निकलते हैं उस वक्त तक भी नवनीत और राजेश्वरी साथ ही भास्कर सेठी के एक घर में ही रह रहे थे, पर अलग अलग कमरों में रहते थे। जब उस दिन तय समय के हिसाब से पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ राजेश्वरी और उसका बेटा नवनीत जो है वो भास्कर सेठी का घर पे वेट कर रहा था, 3:30 बजे के करीब भास्कर सेठी अपने घर पहुंचते हैं होटल से और जैसे ही वो वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम से बाहर जैसे ही निकलते हैं वैसे ही उनका बेटा जो है भारी किसी चीज से हमला कर देता है। पीछे से ये हमला होता है क्योंकि वो छुप कर गेट के बाहर ही खड़ा था। ये हमला इतना ज्यादा तेज होता है कि चोट कुछ इस कदर सर में लगती है कि भास्कर सेठी जमीन पे गिर जाते हैं और बेसुध हो जाते हैं। साथ में ही खड़ी जो उनकी पत्नी राजेश्वरी थी वो नवनीत यानी बेटे का साथ दे रही थी और उसने अपने हाथों में कुछ ऐसी पॉइजनस चीज ले रखी थी जो अब वो जबरदस्ती अपने पति को भास्कर सेठी को खिलाने की कोशिश कर रही थी। और ये दोनों ही जिस कोशिश में थे वो कामयाबी भी इन्हें मिल जाती है। जब भास्कर सेठी बेसुध जमीन पर गिर पड़ते हैं तब उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये दोनों उनके साथ क्या कर रहे हैं। ये पॉइजनस चीज उनके मुंह के अंदर डालते चले जाते हैं और जिस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब मौत इधर हो चुकी थी तब उधर जो पंडित था वो इंतजार कर रहा था लाश को ठिकाने लगाने का। लगभग 4:30 बजे तक ये सारा काम कंप्लीट हो चुका था। भास्कर सेठी को मौत की नींद सुला दिया गया था। इसके बाद रात का वेट किया जाता है। राजेश्वरी अपने बेटे नवनीत के साथ उसी के पिता की लाश गाड़ी में रखवाती है और वहां से रवाना हो जाती है
निरंजन भट्ट के पास। निरंजन भट्ट को राजेश्वरी ने एक बंगला तोहफे में दिया था, क्योंकि वो एक रईस पति की पत्नी थी। इस वजह से उसके पास जो भी पैसे आते थे अपने पति से, वो सब कुछ वो अपने इस लवर पे खर्चा करती थी, जिसकी वजह से गाड़ी या फिर बंगला, ये सब कुछ इस पंडित को राजेश्वरी ने तोहफे में दिया था। और ये जो घर था, ये जो बंगला था, ये शहर से थोड़ा बाहर था, उडुपी से थोड़ा बाहर था। और इस कारण से जो अब निरंजन भट्ट की बॉडी थी, वो राजेश्वरी अपने बेटे के साथ वहीं पे ठिकाने लगाने का सोचती है। इधर भास्कर सेठी के बॉडी के साथ अब नवनीत और उसकी माँ राजेश्वरी पहुंच जाती है निरंजन भट्ट के घर। और वहां पे निरंजन भट्ट ने पहले से ही सब कुछ प्लानिंग कर रखा था। उसने एक बहुत बड़ा हवन कुंड जो है बनवाया था, जैसे कि एक चिता को जलाने की आवश्यकता में पड़ती है, कुछ इसी प्रकार से। और घर में निरंजन भट्ट के जो माँ बाप थे, उनको भी पहले ही घर से बाहर भेज चुका था, क्योंकि निरंजन भट्ट की जो माँ थी वो बराबर बीमार रहती थी। तो उसने अपने माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया था एक दिन पहले ही, और साथ ही अपने पिता को भी ये कह दिया था कि हॉस्पिटल में कौन माँ का ख्याल रखेगा, तो आप भी हॉस्पिटल में ही रहना। इस वजह से माता पिता को भी ये हॉस्पिटल भेज देता है। इधर घर में अकेला होता है और इंतजार करता है राजेश्वरी और नवनीत का। जब राजेश्वरी नवनीत जो है वो भास्कर सेठी की बॉडी को ले आते हैं, तो बड़ी ही आराम से ये दोनों जो है कार से निकालकर बॉडी को उस चिता पे रखते हैं, जैसे हवन कुंड का नाम दिया गया था। और तमाम साज सज्जों के साथ, यानी घंटियों की आवाज, जो भी पूजा पाठ में जितनी क्रियाएं होती हैं, मंत्रों का उच्चारण करते करते उसमें लाश में आग लगाने लगते हैं और उसे जलाने लगते हैं। जब लाश जलना शुरू होने लगती है, तब फिर महकने लगता है, कुछ बदबू सी बाहर घर के पहुंचने लगती है। घर के बाहर खड़ा था इस नवनीत की माँ का ड्राइवर, यानी कि राजेश्वरी के कार को चलाने वाला एक ड्राइवर जो था, जो उस दिन ड्यूटी पे आने वाला नहीं था, लेकिन वो आ जाता है। और जब वो आता है तब देखता है घर के अंदर हवन हो रहा है, बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही है। तब वो घर में जाता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर माजरा क्या है। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचता है, वैसे ही जो राजेश्वरी है वो बताती है कि उसके बेटे की तबीयत को ठीक करने के लिए एक हवन किया जा रहा है, जिसमें 9 मुर्गों की बलि दी गई है, और इस 9 मुर्गे की बलि की वजह से ही बदबू आ रही है। ड्राइवर इतना सुनता है, बाहर चला जाता है। जब कुछ वक्त बीत जाता है, पूरी रात खत्म हो जाती है, लाश पूरी जल जाती है, तब ये दोनों अब सुबह होने का वेट करते हैं। इधर निरंजन भट्ट, नवनीत और राजेश्वरी अब जो बचे खुचे लाश के अवशेष थे, उसे इकट्ठा करके उससे भी ठिकाना लगाने की कोशिश में थे। सुबह होता है, वो जली हुई लाश की राख ठंडी जब हो जाती है, तब उसमें से बची हुई शव की हड्डियां वो बटोरना शुरू कर देते हैं। सुबह ड्राइवर फिर घर के अंदर आता है और जब देखता है कि मालकिन बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, रात भर हवन यज्ञ करके थक चुकी होंगी, तो मैं इनकी कुछ मदद करा देता हूँ। जिस वजह से वो भी अब राख के ढेर को टटोलना शुरू करता है। राजेश्वरी मना करती है, लेकिन फिर अब इतना मना वो नहीं कर पाती है। और जिस वक्त वो अपने मालकिन का साथ दे रहा था साफ सफाई करने के उद्देश्य से, वैसे ही उसे इंसानी हड्डी दिखाई दे जाती है। अब जो ड्राइवर था वो चौंक जाता है, घबराता है, परेशान होता है और अपने मालकिन से पूछता है ये है तो है क्या। अब इधर राजेश्वरी को समझ आ गया था कि इस ड्राइवर से अब कुछ बचना या छुपना तो है नहीं। तब वो उसे धमकाने लगती है कि ये भास्कर सेठी के लाश के अवशेष हैं, और अगर तुमने अपने जवान को लगाम नहीं दिया, चुप नहीं रहे, तो तुम्हारा भी हश्र कुछ ऐसा ही होगा। इस वजह से ड्राइवर डर जाता है, उसे कुछ लालच भी दिया जाता है पैसों का, और फिर ये तीनों मिलकर जो है लाश की पूरी अवशेष को भी ठिकाने लगा देते हैं। अब इधर ये सब कुछ काम करके और भास्कर सेठी का बेटा, पत्नी और पंडित निश्चिंत होते ही हैं, वैसे ही दूसरे दिन अब जो भास्कर सेठी की माँ थी, उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि भास्कर सेठी की माँ का कहना था कि उनका बेटा डेली उन्हें फोन करता था, क्योंकि वो एक दूसरे मकान में रहती थी, और उन्हें पता था कि उनके बेटे के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, पत्नी से अनबन चल रही है,
और पत्नी पे शक भी परिवार वालों का पहले से ही था। माँ को कुछ गंभीरता का एहसास होता है, वो डरती हैं और फिर अपने बेटे के फोन पे जब लगातार फोन लगाती हैं और फोन नहीं लगता है तो अब सीधे पुलिस के पास जाती हैं और फिर पुलिस को एक शक के आधार पे एक मुकदमा दायर करती हैं, एक अपील करती हैं कि उनका बेटा कहीं गायब हो चुका है। और इसी मुकदमे को दर्ज करने के बाद जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तब भास्कर सेठी का कोई पता नहीं चलता है। शक के बिना पर चूंकि भास्कर सेठी की मां ने जो रिपोर्ट किया था उसमें भास्कर सेठी की पत्नी राजेश्वरी और साथ ही उसका जो कथित रूप से साथी था निरंजन, उसका भी नाम इस केस में दायर करा रखा था, जिसकी वजह से शक के आधार पे अब निरंजन सेठ को पकड़ लेती है पुलिस पूछताछ के लिए। पहले तो पूछताछ काफी आराम से होता है और निरंजन सेठ कुछ बताता नहीं है, लेकिन जैसे ही अब पुलिस थोड़ा अपना सख्त रवैया अपनाती है वैसे ही निरंजन सेठ, क्योंकि पुलिस को पता था ये एक पेशे से पंडित है, क्रिमिनल तो है नहीं, जैसे ही सख्त रवैया पुलिस का वो देखता है टूट जाता है और ये पूरी कहानी कहना शुरू करता है। इसके बाद राजेश्वरी और बेटे नवनीत को भी पकड़ लिया जाता है और अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। जब ये मुकदमा धीरे धीरे आगे बढ़ता है तब लोअर कोर्ट हो या फिर हायर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, तीनों ही जगह जब बेल की याचिका दायर होती है मुजरिमों की तब इसे खारिज कर दिया जाता है और उन्हें बेल नहीं मिलता है। ये मुकदमा आगे चलता ही चला जा रहा था और 4 साल के बाद एक फैसला आता है जिसमें यह बताया जाता है कि निरंजन सेठ की पत्नी, बेटा और जो पंडित है उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है। तो आज की ये कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं कहानी बस इसी उद्देश्य से आपको सुनाती हूँ ताकि आप सचेत रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। तब तक आप खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।